चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम एग्जैक्टली, ड्राफ्टिंग ऑफ अग्रीमेंट, है ना। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग है। अब एक दिन में तो ये होने से रहा, एक क्लास में तो ये हो नहीं पाएगा, तो मैं बता देता हूं मैं आज कहां तक कराऊंगा। तो आज मैं यहां तक कराऊंगा, ठीक है। यहां के बाद अगली क्लास में तो जो D2H वाले बच्चे हैं, सेजल जैन घर बैठे बैठे गुड मॉर्निंग सर बोल रही है, अनीशा त्रिलोकिया, लीना शर्मा, रजत राय, ये सब तो संडे का मजा ले रहे हैं आज, है ना। घर बैठे बैठे आराम से रजाई के अंदर से गुड मॉर्निंग लिख रही है, और हम लोग यहाँ पे फेस टू फेस आए हुए हैं ठंड में। चलो शुरू करते हैं फिर। तो कौन सा चैप्टर हम करेंगे आज? ड्राफ्टिंग ऑफ अग्रीमेंट। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि पिछले चैप्टर नंबर 6 था ना, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर ड्राफ्टिंग के बारे में था सब कुछ। ड्राफ्टिंग 3 पार्ट में होता है, नॉन ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एंड फॉर्मल, है ना, यही था ना। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैंने क्या किया है, ड्राफ्टिंग वाले बच्चे सुनो, एक वीडियो मैंने कट करके अपलोड किया है, जिस वीडियो के अंदर क्या है, सिर्फ ड्राफ्टिंग के बारे में। किसके बारे में है? ड्राफ्टिंग के बारे में। जो ड्राफ्टिंग के 3 पार्ट हैं, क्या क्या? नॉन ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एंड फॉर्मल। बस उतना ही वीडियो काट के मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। तो आपको क्या करना है, जब भी आप ड्राफ्टिंग के क्लास में आना है तो उस वीडियो लिंक को क्लिक करके घर से जब निकलते हैं ना, तो देखते हुए, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो उसको सुनते हुए डेली आ जाना है। उससे क्या फायदा होगा कि ड्राफ्टिंग का ना जो 3 पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राफ्टिंग तो उसी फॉर्मेट पे होता है, नॉन ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एंड फॉर्मल। तो डेली अगर सुनते रहोगे ना तो फायदा देगा। आपने देखा था अभी ड्राफ्टिंग का हमने क्वेश्चन पेपर देखा था, 40% ड्राफ्टिंग तो आता ही है। 40-50% अगर ड्राफ्टिंग आ रहा हो, ड्राफ्टिंग होगा ही उसी 3 पार्ट में, नॉन ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एंड फॉर्मल। तो इसलिए वो वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग डेली क्लिक करके देखना। डेली मतलब जब भी ड्राफ्टिंग की क्लास के लिए आ रहे हो, उस वीडियो को एक बार क्लिक कर दिया और देखने लगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग ऑफ एग्रीमेंट कर रहे हैं। एग्रीमेंट बोलो क्या होता है, पहले बताओ एग्रीमेंट क्या होता है? बचपन से पढ़ा हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर एग्रीमेंट का मतलब, देखो एग्रीमेंट का मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। आपको मालूम होगा, कहीं लिखना तो लिख लो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट, ये ना। अब इसमें तुम एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ के 10 कंडीशन होते हैं ना, बच्चों में पढ़ा था 10 कंडीशन होते हैं ना। तो एग्रीमेंट क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी पहले एग्रीमेंट की बात हो रही है। तो एक बात बताओ, जो ऑफर करता है वो भी एक तरीके का प्रॉमिस करता है, और जो एक्सेप्टेंस देता है वो भी एक प्रॉमिस करता है। यस, ऑफर देने वाला ज़्यादा बोलता है, एक्सेप्टेंस देने वाला कम बोलता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अग्रीमेंट उस प्रोसेस को कहते हैं जहां पार्टीज क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं इन फेवर ऑफ ईच अदर। अच्छा, यहां जो एग्जैक्टली प्रॉमिस कर रहे हैं वो फॉर कंसिडरेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अगर कंसिडरेशन ना हो तो इनफॉर्मल चीज हो जाएगा। जब हम एग्रीमेंट कह रहे हैं इसका मतलब क्या एग्जैक्टली? फॉर्मल। आइए, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई? तो बस अग्रीमेंट में ही जोड़ दो क्या चीज? इनफोर्सेबिलिटी एट लॉ, ये ना, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी, बोलो, एट लॉ। बचपन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा। तो इनफोर्सिबिलिटी एट लॉ होने के लिए लगभग 10 कंडीशंस होते हैं ना, 10 कंडीशंस। तो अगर वो 10 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं तो एग्रीमेंट के साथ क्या जुड़ जाता है? इनफोर्सिबिलिटी एट लॉ, एंड दैट बिकम्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे लिखो, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी एट लॉ। और एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ के लिए कितने कंडीशंस हैं? 10 में से कुछ अभी यहां पर मिलेगा आपको। D2H वाले बच्चे आंसर देते रहिए। चलो बताओ तो, एनफोर्सिबिलिटी एट लॉ कुछ बचपन का याद है तुम लोग को? क्या क्या होता था? जैसे याद है, फ्री कंसेंट, ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, पार्टीज क्या होने चाहिए? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और वो जो एग्रीमेंट है वो लॉ के नजर में वॉइड होना नहीं चाहिए। यहां तो कम है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 है ना। ऐसे इससे भी ज्यादा होते हैं, अगर आपने वहां देखा होगा तो, है ना। याद है सब मिला कितने होते हैं? 10 होते हैं ना। हाँ, 10 एसेंशियल्स ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो अग्रीमेंट में जोड़ दीजिए क्या? इनफोर्सिबिलिटी एट लॉ के कितने कंडीशंस? 10। दैट अग्रीमेंट विल बिकम कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा फॉर्मल होता है। कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा क्या होता है? फॉर्मल होता है।
आइए, बाकी मैंने बता दिया था कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसीडरेशन होना जरूरी है, अगर कंसीडरेशन नहीं है तो दैट एग्रीमेंट दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, क्योंकि कंसीडरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, है ना। चलो, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। पहले तो जनरल रूल ऐसे 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 टिक लगाओ, तो ऐसे देखो, तो सेक्शन 25 का क्या कहना है कि अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना जरूरी है, कंसीडरेशन होना जरूरी है। कंसीडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। तो जनरल रूल है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अगर कंसीडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन है। कितने एक्सेप्शन है जल्दी बताओ? 3, 1 2 3, ये तीनों एक्सेप्शन है। लिखते चलो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं। किस चीज का एक्सेप्शन है भाई? तो नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का। इसका मतलब ये 3 सिचुएशन के अंदर कंसीडरेशन नहीं भी हुआ तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। बताओ कौन कौन? पहला, अगर वो एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वो रजिस्टर्ड है। तीसरा, वो हुआ है आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो बचपन में ना बच्चा नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला पढ़ के याद कर लेता है, पर उसके साथ 2 वर्ड और होना चाहिए, राइटिंग में भी होना चाहिए और किसी न किसी लॉ में रजिस्टर्ड होना चाहिए। और पार्टीज एक दूसरे के रिलेटिव होने चाहिए, मतलब नियर रिलेशन। अच्छा, रिलेशन का मतलब एकदम लीगल वाला रिलेशन, या ठीक है मतलब रिलेशन में है लगभग, हाँ है ना, नियर एंड डियर नहीं होते हैं, तो नियर एंड डियर होने चाहिए। ठीक है, तो 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो ये बन गया एक्सेप्शन नंबर 1। तो उस केस में अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। आगे बढ़ें। उसके बाद, अच्छा अभी कुछ होता हुआ हमारे तरफ से नहीं दिख रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी हो चुका है, मतलब बहुत पहले ही हमने आपके लिए कुछ कर दिया था, उसके बदले आज कुछ कर रहे हैं आप। तो इसका मतलब कंसिडरेशन तो हम बहुत पहले दे चुके हैं आपको, आज वो कंसिडरेशन नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पहले हो चुका है। तो कहां पे लिखा हुआ ऑलरेडी बहुत पहले हो चुका है? बोलो, ऑलरेडी डन वॉलंटरली समथिंग फॉर द प्रोमिसर। मतलब प्रोमिसर जो है अभी कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है, और तुमको ये दिखाई दे रहा है कि प्रोमिसर जो कर रहा है उसके बदले सामने से कुछ नहीं आ रहा है। अरे सामने से अभी कुछ नहीं आ रहा है, पर बहुत पहले आ चुका है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम बहुत पहले ही आपके लिए कुछ कर चुके हैं, है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले बताइए आप। चलिए अगला, तो आज नहीं दिख रहा है, प्रेजेंटली नहीं दिख रहा है, पर पास्ट में कंसिडरेशन इसका मतलब हो चुका है। तो इसका मतलब ये कौन सा कंसिडरेशन था? पास्ट कंसिडरेशन था, है कि नहीं? पहले बताइए, ये क्या था? पास्ट कंसिडरेशन। देखो भाई, थ्योरी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी भी है, क्योंकि ड्राफ्टिंग तो मैंने बता ही दिया था, 3 पार्ट है, नॉन ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एंड फॉर्मल। उसमें भी तुमको सिर्फ सारे के सारे जितने भी ड्राफ्टिंग के स्पेसिमेन मिलेंगे उसका तुम्हें रिसाइटल देखना पड़ता है और ऑपरेटिव पार्ट देखना पड़ता है, बाकी तो कुछ होता नहीं है। लेकिन हर क्लास में ना एक छोटा सा भी एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया करो, समझे? कम से कम फॉर्मेट ही ड्राफ्ट कर दिया करो, टर्म्स एंड कंडीशन ड्राफ्ट नहीं करते हो तो। अभी मैं करवाऊंगा ये क्लास खत्म होने के बाद, डेली एक ड्राफ्टिंग कराऊंगा ना, तो ड्राफ्टिंग तुम्हारा तेज हो जाएगा। आ जाओ, तीसरा बताओ क्या है भाई? टाइम बार डेट। टाइम बार डेट का मतलब क्या होता है कि अब लिमिटेशन पीरियड से वो क्या हो चुका है? बार्ड हो चुका है कि नहीं? तो लिमिटेशन पीरियड के बाद कोई अपने मर्जी से आपको वापस कर दे तो सिर्फ वापस करते हुए दिखाई देगा, मैंने जो दिया था लोन वो तो दिखाई देगा नहीं। तो देखा जाए तो ये भी तो तरीके पास्ट ही हो गया ना। आप टाइम बार डेट वापस कर रहे हैं वॉलंटरली अपने मर्जी से, जैसे 3 साल हो गया, 4थे साल में वापस कर रहे हो, तो आप अपने मर्जी से वापस कर रहे हैं, तो दुनिया को लग रहा है कि ये अपने मर्जी से वापस कर रहा है। वापस करना बनता तो है नहीं, सामने वाला केस तो कर पाएगा नहीं। आप मालूम है टाइम बार डेट में केस नहीं कर सकते आप, है कि नहीं? लेकिन फिर भी अपने मर्जी से क्या कर रहा है? वापस कर रहा है। तो तुम्हें वापस होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वापस वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लोन दिया गया था, लेकिन जिस समय लोन दिया गया था वो वाला तो टाइम बार्ड होने की वजह से छूमंतर हो गया, है ना? अरे भाई, लॉ के नजर में छूमंतर हो गया ना, पर सच में तो दिया था लोन वो। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले बात समझ में आ रहा है? इधर देखो, मालूम चला 2005 में मैंने लोन दिया, ए ने बी को लोन दिया, ए ने बी को क्या दिया? लोन दिया, ठीक। ये लोन लौट जाना चाहिए था 2006 में, नहीं लौटा, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। कॉज ऑफ एक्शन से जनरली कितना साल गिनते हैं? 3 साल। कितना हो जाएगा? 2009। 2009 तक ए केस कर सकता था, लेकिन 2009 में तक ए ने केस नहीं किया, तो अब टाइम बार्ड हो गया ये। अब 2009 के बाद केस तो नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि लॉ अब लिमिटेशन पीरियड लग गया। लेकिन बी अपने मर्जी से वॉलंटरली 2012 में लोन वापस कर रहा है, किसको? ए को। तो लोन वापस होते आपको दिखाई दे रहा है,
लेकिन आपको क्या लग रहा है कि लोन वापस तो हुआ है, क्या वापस हुआ है, लोन वापस तो हुआ है। देखो ये ट्रांजैक्शन आपको दिखाई देगा, लेकिन इस ट्रांजैक्शन के बदले पहले ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ये आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि टाइम बार्ड हो गया, टाइम बार्ड होती छूमंतर हो गया, तो लॉ के नजर से छूमंतर हुआ ना। सच में तो ये ट्रांजैक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, पहले बताइए आप। तो टाइम बार्ड डेट जब वापस होता है तो सिर्फ वापस होते हुए दिखाई देता है, वो लोन जो गया था वो दिखाई देता नहीं है। तो लॉ के नजर में वो दिखाई नहीं देता है, पर सच में ऐसा हुआ तो होगा ना, है ना। तो यहां पर कौन सा अप्रोच लिया गया, प्रैक्टिकल अप्रोच लिया गया है, क्योंकि लॉ के नजर में तो कंसिडरेशन इधर से सिर्फ रिटर्न होता हुआ दिखाई देगा, जाता हुआ दिखाई तो देगा नहीं। तो ये हो सकता है बी बोले मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं मिला। अरे भाई बी को कंसिडरेशन कैसे नहीं मिला, बी को लोन मिला था। हाँ वो अलग बात है कि लॉ के नज़र में जो लोन मिला था वो अब दिखाई दे रहा नहीं है। तो लॉ के नज़र में नहीं दिखाई दे रहा है, पर प्रैक्टिकली तो सच में तो उसको लोन मिला था ना। तो याद रखिएगा, टाइम बार्ड डेट में हो सकता है कि तुमको सामने से आता कुछ ना दिखाई दे, सिर्फ जाता दिखाई दे, लेकिन जो आया था वो लॉ के नज़र में छू मंतर हो चुका है टाइम बार्ड की वजह से। बट लॉ के नज़र में छू मंतर होने से क्या होता है, सच में तो आया था ना भाई, लोन आया था तभी ना लोन रिटर्न हुआ है। तो वहाँ पे कंसिडरेशन प्रैक्टिकली हो सकता है आपको ना दिखे, लेकिन फिर भी कंसिडरेशन तो था, लोन गया था तभी लोन वापस आया। तो याद रखिएगा 3 एक्सेप्शन है जहाँ पे नो कंसिडरेशन नो एग्रीमेंट वाली बात नहीं चलेगी। कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी वो एग्रीमेंट मान लिया जाएगा। बताओ तीनों कौन कौन है, जल्दी बताओ। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्रोवाइडेड वो राइटिंग में हो, प्रोवाइडेड वो रजिस्टर्ड हो, प्रोवाइडेड नेचुरल लव एंड अफेक्शन किसके बीच में देखा जाएगा, रिलेटेड पार्टीज। दूसरा, बहुत पहले कुछ कर चुका था उसके बदले आज कुछ दिया है ना। तो आज देता हुआ दिखाई दे रहा है, पर बहुत पहले हमने कुछ कर दिया था वो दिखाई नहीं दे रहा आपको, पर किया तो था, तो पास्ट कंसिडरेशन था। तीसरा बोलो, टाइम बार्ड डेट में कोई टाइम बार्ड के बाद अगर लोन वापस कर रहा है तो लोन वापस होते हुए दिखाई देता है, पर लोन जाते हुए दिखाई नहीं देता है। पर लोन सच में गया तो था ही ना, गया था तभी तो वापस किया है। तो लॉ के नज़र में ना दिखाई दे टाइम बार्ड होने की वजह से उससे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। चलो भाई आगे, तुम तो पिछले क्लास में भी नहीं आई थी, तो तुमको तो वो नॉन ऑपरेटिव पार्ट, फॉर्मल पार्ट ये सब भी नहीं पता है। बताओ, सारा का सारा मामला बिगड़ गया। तो अब तुमको क्या करना है, चैप्टर नंबर 8 पे चल रहा है ना, चैप्टर नंबर 8 तक का पूरा गूगल ड्राइव तुमको देखना पड़ेगा। और एक लिंक भी तुम लोगों को कल भेजा है मैंने, ड्राफ्टिंग का शॉर्टकट का लिंक है ना, अलग से वीडियो काट के लिंक भेजा है, उस लिंक पे क्लिक करके देखना कि ड्राफ्टिंग किया कैसे जाता है। तो 3 पार्ट में, नॉन ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एंड फॉर्मल पार्ट। तो अगली क्लास में जब आप ड्राफ्टिंग के आना तो यहाँ तक का सारा वीडियो कंप्लीट करके आना, नहीं तो ये तो क्लास में बैठी रहेगी तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ड्राफ्टिंग का तो फिक्स फॉर्मेट है। समझ में आ गया? क्योंकि अब मैं ड्राफ्टिंग ज़्यादातर बच्चों का स्ट्रॉन्ग करा चुका हूँ, अब मैं ज़्यादातर थ्योरी पर ध्यान दे रहा हूँ। और डेली क्लास में क्या होगा, ड्राफ्टिंग। मतलब ड्राफ्टिंग में चाहे तुम ऑपरेटिव पार्ट लिखो ना लिखो, लेकिन कम से कम एक बार फॉर्मेट तो तुम्हें डेली लिखना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा वो याद हो जाएगा। समझे? तो चलो अब आ जाओ भाई, कॉन्ट्रैक्ट बहुत तरीके के हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ छूट गया। अच्छा एक बात बताइए, कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है तो क्या उससे कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा? अरे कंसिडरेशन होना चाहिए बस, एडिक्वेट है कि नहीं, ये तो भाई पार्टीज के बीच का झगड़ा है ना, वो झगड़ा अपना जाएगा कहीं पे, है ना। इनएडिक्वेसी कोई आपका वो नहीं है, कंसिडरेशन होना चाहिए। अब एडिक्वेट है कि इनएडिक्वेट है तो पार्टी सोचेगा बैठ के। क्लियर है? चलो, तो ये तो कहाँ जाएगा एग्जैक्टली, कोर्ट में जाएगा, एडिक्वेट है कि नहीं, पर वो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है प्रॉपर। आ जाओ भाई, कुछ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, बताओ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है अभी। चलो बोलते चलो, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। बताओ तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, तुम लोग दे के बताओगे। ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें 3 पार्टी होंगे। बोलो कैसे? सुनो, एक होगा क्रेडिटर, एक होगा डेटर, है ना, एक होगा गारंटर। क्या होगा? गारंटर, जिसको हम क्या बोलेंगे, श्योरिटी। बात समझ में आ रहा है? 3 पार्टी होगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर। क्या बोलते हैं? देखो तो प्रिंसिपल पीएल है कि पीएलई है? पीएल है ना, देखो चेक करो चेक करो चेक करो, सब मिलेगा तुम्हें, सबको मैंने बोल्ड बोल्ड किया हुआ। देखो पहले इसको पेज नंबर बता दो, बच्ची पेज नंबर तक भी नहीं पहुंच पा रही है। 118 पहुंचो पहुंचो, 118 पे पहुंचो। पहुंचे? मिला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? मिला? चलो ढूंढो जल्दी, प्रिंसिपल का स्पेलिंग क्या है? पीएल है ना, तो पीएलई तो सिद्धांत वाला हो जाएगा, डॉक्ट्रिन वाला, है ना। प्रिंसिपल डेटर, अब सुनो कैसे कैसे होता है, इधर देखो गारंटी में होगा क्या, देखो इधर ध्यान से समझते हैं ना कैसे कैसे सब कुछ हो रहा है। प्रिंसिपल डेटर को लोन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? लोन।
पर इस लोन के रीपेमेंट की गारंटी कौन देगा, गारंटर या श्योरिटी। गारंटर का मतलब कि भाई हम गारंटी करते हैं कि जो प्रिंसिपल डेटर है ये आपको लोन चुका देगा। मतलब वो किसको गारंटी दे रहा है, क्रेडिटर को गारंटी दे रहा है। गारंटी किसको देगा, क्रेडिटर को देगा ना। किस बात का गारंटी देगा, कि आप लोन दे दो प्रिंसिपल डेटर को, अगर प्रिंसिपल डेटर ने लोन नहीं चुकाया तो मैं चुकाऊंगा। बात समझ में आ गया। तो जल्दी बताइए, इसमें ये क्या एक तरीके का ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हो गया। कैसा ट्राई पार्टी हुआ, सब मिला कितने पार्टीज हैं, 3 पार्टीज, तो ट्राई पार्टी हुआ। तो देखो इधर देखो, ऐसे ऐसे है ना, श्योरिटी या गारंटर ने क्या दिया, गारंटी दिया। क्या दिया, गारंटी दिया। किसके फेवर में, गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ, बोलो, ऑफ प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे गारंटी दिया कि ये आपको लोन चुका देगा, आप इसको लोन दे दीजिए, है ना। इस बात का गारंटर मैं बनता हूं। अगर प्रिंसिपल डेटर ने लोन नहीं चुकाया तो हम चुकाएंगे। तो एक बात बताइए, इसमें स्टेप नंबर 1 कौन होगा, स्टेप नंबर 1 ये होगा। जब तक ये गारंटी देगा नहीं तब तक ये लोन देगा नहीं ना, नहीं समझे। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, फिर लोन दिया जाएगा। अब प्रिंसिपल डेटर को लोन चुकाना है, अगर प्रिंसिपल डेटर लोन नहीं चुकाया तो श्योरिटी देगा। तो बताइए, सबसे पहले प्राइमरी लायबिलिटी रीपेमेंट की किसकी होगी, प्राइमरी लायबिलिटी टू रिपे किसके ऊपर आएगी, प्रिंसिपल। और इसके पास कैसी रहेगी, सेकेंडरी लायबिलिटी टू रिपे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताइए आप। तो अगर प्रिंसिपल डेटर लोन वापस नहीं करेगा तो कौन करेगा, फिर गारंटर और श्योरिटी करेगा। बात समझ में आ गया। अब बोलोगे ऐसा गारंटर ऐसा क्यों कर रहा है, तो गारंटर हो सकता है प्रिंसिपल डेटर से क्या लिया हुआ हो, कंसीडरेशन। क्या लिया हो, कंसीडरेशन, या आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे बेटा लोन ले रहा है, पिताजी क्या बन रहे हैं, गारंटर, तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब स्टूडेंट कहीं से लोन ले रहा है, टीचर क्या बन रहा है, गारंटर, तो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अच्छा, वो तभी बनेगा टीचर जब स्टूडेंट सही हो। अगर स्टूडेंट चोर उचक्का है तो कोई टीचर गारंटर बनने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये प्रोसेस समझ में आया तुमको। तो गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर है ना, फॉर किस चीज के लिए, रीपेमेंट ऑफ लोन टू क्रेडिटर। क्लियर है। ये उतारना तो नहीं तुम लोग को, ऐसे तुम फोटो खींच लो इसका, घर पे उतार लेना बैठ के। अब ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि बचपन का फाउंडेशन का पढ़ाया जा रहा है पूरा। ये सब फाउंडेशन में तो होता था, CS फाउंडेशन या CSWT तुम किए होगे। तो बस CSWT में तो कुछ है ही नहीं, मैं बोलूँ क्या, तो अजीब ही चीज़ सब है। लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाते हैं। बताइए, मैं रीजनिंग पढ़े बिना CS बनाऊं तो क्या मैं रीजनिंग खराब है मेरा। झूठ फूट का ना पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। चलिए हटाऊं, फोटो खींच लिया। चलो अब लाइन बाय लाइन पढ़ते चलो। तो जो मैंने बोला वही सब लिखा हुआ है कि नहीं, यहां से लेके यहां तक एक बार जोर से बोलो, जल्दी जल्दी। कौन सा सेक्शन है, अरे ये सब एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा। 126 पढ़ो पूरा। गारंटी किस बात का, जल्दी बताइए, टू परफॉर्म द प्रॉमिस, कि मैं गारंटी देता हूं कि सामने वाला अपने प्रॉमिस को निभाएगा। प्रॉमिस किस बात का था, अपने वाले एग्जाम्पल में लोन रिपेमेंट का। अगर वो प्रॉमिस नहीं निभाया तो फिर हम वो प्रॉमिस को निभाएंगे, ये ना। तो बताइए, थर्ड पर्सन कब आएगा, जब डिफॉल्ट होगा तब। तो फर्स्ट पार्टी हो गया क्रेडिटर, सेकेंड पार्टी एक तरीके से हो गया प्रिंसिपल डेटर, और थर्ड पार्टी कौन हो गया, गारंटर। जो मैंने एग्जाम्पल में लिखा था सब लिखा हुआ उसमें। आगे बढ़े। चलो, गारंटी कितने तरीके का होता है, इस बात को अच्छे से समझना। इधर देखो, बहुत जरूरी है, समझते चलो अच्छे से। पहला कौन सा गारंटी का नाम बोलो, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो कौन था, स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी। लोन रिपेमेंट तो क्या सिर्फ स्पेसिफिक चीज के लिए, बस लोन के लिए, यस, तो दैट बिकम्स द स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी, है ना। तो ये टिक लगा दो, सिंगल ट्रांजेक्शन और डेट स्पेसिफिक है। आगे बढ़े। D2H वाले बच्चे आंसर देते रहो। चलो, फिडियलिटी गारंटी क्या होता है बताओ। ये
सुनो, अब हाँ ये सुनो, जैसे लोग नौकरी लगवाते हैं, जिसको बोलते हैं, बड़ा अच्छा वर्ड बोलते हैं, भूल गए यार, बड़ा अच्छा वर्ड बोलते हैं इसको, कि पैरवी, सुना है पैरवी वर्ड, कि पैरवी पे लोगों को नौकरी मिलती है ना। तो जैसे मालूम चला आजकल क्या बोलते हैं उसको, रिकमेंडेशन, रिकमेंड कर दिया। तो जो रिकमेंडेशंस होती हैं, ऐसे तो उसका कोई लीगल मतलब नहीं है कि नहीं, रिकमेंडेशंस तो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, मानो ओपिनियन रिकमेंडेशंस, लेकिन ये है कि उसी को अगर राइटिंग में लिख लग दोगे तो दैट बिकम्स अ फिडियलिटी गारंटी। जैसे मैंने बोला इसको नौकरी पर रख लो, मैं इसका गारंटी लेता हूँ कि अच्छा कंडक्ट करेगा, अच्छा आदमी है कि नहीं। तो ये लिखा गुड कंडक्ट और द ऑनेस्टी ऑफ दैट पर्सन इन अ पार्टिकुलर ऑफिस। तो क्या नौकरी से जुड़ा हुआ है, बोलो यस। आगे बढ़े, अगला बोलो परफॉर्मेंस गारंटी। क्या इसमें पैसा वैसा है या परफॉर्मेंस का वादा है? परफॉर्मेंस का वादा कि अगर सामने वाले ने परफॉर्मेंस नहीं किया तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। हम आपको क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे अगर सामने वाले ने परफॉर्म नहीं किया तो। परफॉर्म का मतलब, जैसे मैंने बोला कि भाई मेरा पेंटिंग करवा दो, तो बोला अरे सर पेंटिंग करवा दूंगा आपका। क्या करवा दूंगा? पेंटिंग। अगर ये पेंटिंग नहीं किया तो आपको लॉस होगा, तो उसका पैसा मैं दूंगा, आप चिंता मत करो, पेंटिंग होकर रहेगा, है ना। चलिए अगला, अगला बोलो कौन सा है? काउंटर गारंटी। अब काउंटर गारंटी बड़ा अजीब सा है, जरा पढ़ो तो। बहुत अजीब सा नहीं है? हाँ, प्रिंसिपल डेटर कंपनसेट कर रहा श्योरिटी को कि देखो तुमने मेरे लिए, देखो काउंटर का मतलब उल्टा होता है, तुमने मेरे लिए गारंटी दिया, लेकिन अगर मान लो मैं नहीं कर पाया तो तुमको पैसा देना पड़ जाएगा, और तुमको जो पैसा देना पड़ जाएगा उससे तुमको लॉस होगा। तो तुम चिंता मत करो, जितना तुमको मेरे वजह से लॉस हुआ उस लॉस को मैं कंपनसेट कर दूंगा बाद में। नहीं समझ में आई ये चीज़? कैसे कैसे हुआ बताओ? इसमें कौन किसको गारंटी दे रहा है? प्रिंसिपल डेटर दे रहा है गारंटर को कि देखो तुमने गारंटी दिया है मेरे वजह से, अगर मैं नहीं परफॉर्म कर पाया तो तुमको पैसा देना पड़ जाएगा, और तुम जब पैसा दोगे तो तुमको लॉस होगा, उस लॉस को मैं रिकवर कर, मतलब तुम्हारा कंपनसेट कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो ये ऐसा अगर काउंटर गारंटी हुआ ना, तो गारंटर कोई भी बनने के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं हो जाएगा कि कहा अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये लड़का लगता है सामने वाला प्रिंसिपल डेटर जो है बहुत मजबूत है, इसका मतलब वो गलती करेगा ही नहीं। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अरे तुम चिंता मत करो, सिर्फ तुम गारंटर बन जाओ यार। अगर तुमको लगता है कोई डर है, अगर मेरे पेमेंट ना, रीपेमेंट ना करने की वजह से तुम पर बात आएगी, तो तुमको कोई भी लॉस हुआ तो उसका गारंटी मैं लेता हूँ। अब बोलो, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ ना, काउंटर गारंटी। आगे कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। क्या ये एक एक पार्टिकुलर चीज के लिए है, ये चलता रहेगा? चलता, तो ये सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए है, दैट बिकम्स द कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। चलो भाई अब जल्दी जल्दी, सेक्शन 127 क्या बोलता है जल्दी बताइए। जनरली वो आपको क्या लेंगे, वो कंसीडरेशन लेंगे। सियोरिटी क्या लेगा? गारंटर क्या लेगा? कंसीडरेशन। मुफ्त में तो कुछ करेगा नहीं वो, टिक लगाते चलो। बाकी मैंने बता ही दिया था, जो लाइबिलिटी ऑफ सियोरिटी है क्या वो मेन होगा या को एक्सटेंसिव होगा? को एक्सटेंसिव। प्रिंसिपल डेटर नहीं देगा पैसा तब कौन देगा? सियोरिटी देगा। याद रहेगा? कोई दिक्कत? चलो भाई एक डीड आ गया, चलो तुम पढ़ो तो स्पेसिमेन डीड किस बात का है ये? गारंटी कौन दे रहा है? बैंक। किसके बिहाफ पे? कंपनी के बिहाफ पे। किस बात को लेके? फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन फेवर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तुम बताओ पहले तीनों पार्टी में कौन क्या क्या है? लिखते चलो, बैंक है, लिखते चलो, बैंक है श्योरिटी, कंपनी क्या है? प्रिंसिपल डेटर, है ना, प्रिंसिपल डेटर, और ये कौन है? स्टेट गवर्नमेंट क्या है? क्रेडिटर। एक तरीके का, एक्चुअली ये परफॉर्मेंस गारंटी है ना, तो क्रेडिटर वेटर वर्ड नहीं बोलते, लेकिन समझाने के लिए समझ में आ गया ना, ठीक है। अब बताओ तो इसमें हुआ क्या होगा? छोड़ो, अच्छा इसमें हुआ क्या होगा तुम्हें कहां से पता चलेगा? ये रिसाइटल से। अरे रिसाइटल से पता चलता है ना। रिसाइटल में कौन सा रिसाइटल? पहले नैरेटिव से पता, हिस्ट्री पता चल जाएगा। चलो कैसे पहचानते हो रिसाइटल कहां से शुरू होता है? वेयर एज, है ना। तुमको याद है ना 3 पार्ट में होगा, बताओ यहां तक कौन सा पार्ट है? नॉन ऑपरेटिव पार्ट। नाउ दिस डिड विटनेसेस एज फॉलोज, ऑपरेटिव पार्ट। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा? फॉर्म इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हियर टू हैव हियर अंडर साइन दिस डिड ऑन द डेट मेंशन अगर देयर रेस्पेक्टिव सिग्नेचर से ना, राइट साइड में दोनों का सिग्नेचर, लेफ्ट साइड में दोनों का विटनेस, लास्ट में पार्सल है।
ऐसे याद नहीं हो पा रहा तुम लोग को? अब याद हो जाएगा। मुझे भी कैसे याद होगा, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, तुम लोग को भी याद हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। अब कितने बच्चे यहाँ पर पूरा बता सकते हैं? चलो तुम इसको छोड़ो, गारंटी वाला को छोड़ो, तुम ऐसे ही पहले मुझे फॉर्मेट याद दिला दो। चलो मैं बोलता हूँ, तुम सुनते जाना। सबसे पहले नॉन ऑपरेटिव पार्ट, सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे? डीड ऑफ गारंटी या गारंटी डीड, सबसे पहले आता ना नेम। उसके बाद डेट, प्लेस एंड पार्टीज। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मेड एट न्यू दिल्ली ऑन 15th day of June 1989, है ना? फिर वही 15/6/1989, याद है? बिटवीन, एक कंपनी होगी, देखो यहाँ बिटवीन में सबसे पहले कौन लिया? देखो यहाँ पे बिटवीन पहले बैंक, हियर एंड आफ्टर कॉल्ड द बैंक ऑफ द वन पार्ट एंड द स्टेट ऑफ द अदर पार्ट। तो ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट नहीं बनाया है, ये बायलैटरल ही बनाया है, दो। मतलब ये एक गारंटी एग्रीमेंट है जिसके अंदर, ध्यान सुनिएगा, बैंक गारंटी दे रहा है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, कि आपने किसी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा करेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, वो टेंडर पूरा नहीं किया, तो आपको लॉस होगा, उस लॉस को हम देंगे, हम बैंक है। तो यहाँ बैंक गारंटर बना हुआ है। तो दो पार्टी हैं, बोलो कौन कौन यहाँ पार्टी रहेगा? बोलो। एक तरफ से बैंक गारंटी देने वाला और दूसरे तरफ से स्टेट गवर्नमेंट जिसको गारंटी मिल रहा है। अब जिसके लिए गारंटी दिया जा रहा है उसका सिर्फ नाम यूज होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले बताइए आप। चलो अब जरा देखो, तो यहाँ पे, यहाँ से क्या शुरू हो जाएगा? रिसाइटल। रिसाइटल में कल पहले कौन सा रिसाइटल? नैरेटिव। नैरेटिव कैसे स्टार्ट होता है? कोई भी रिसाइटल कैसे स्टार्ट होता है? वेयर एज। तो भाई वेयर एज, बाकी तुम लोग को याद होगा, इससे अच्छा लिखवाया था तुम लोग को। इसके बाद तुम लोग को क्या लिखना था? द पार्टी शैल इंक्लूड द लीगल हायर्स, असाइनी, है ना, अपॉइंटेड असाइनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब था ना। ये तुमको इन सबको नहीं देखना है, तुमको अब हर एग्रीमेंट में क्या देखना है? सिर्फ रिसाइटल एंड ऑपरेटिव पार्ट। बाकी तुम लोग को नॉन ऑपरेटिव पार्ट का फिक्स्ड फॉर्मेट बता चुका हूं और फॉर्मल पार्ट का फिक्स्ड फॉर्मेट बता चुका हूं। तुमको उसी फॉर्मेट पे चलना है। क्लियर कि नहीं क्लियर है? रिसाइटल में देख लो, सबसे पहले पढ़ो तो, क्या पहले एक टेंडर हुआ था? बोलो, है ना? उस टेंडर में किस बात को लेके था? फॉर द सप्लाई ऑफ प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट। किसको सप्लाई करना था? स्टेट गवर्नमेंट को। किसको सप्लाई करना था? स्टेट गवर्नमेंट को। और यहाँ पर देखिए, और वहाँ पे इस कंपनी ने वो टेंडर जीत लिया। टेंडर जीत लिया। अब चूंकि कंपनी ने रिक्वेस्ट किया किसको? बैंक को, कि आप मेरे लिए क्या बन जाइए? गारंटर बन जाइए। अब वो बैंक गारंटी देने के लिए तैयार हो चुका है। तो ये था नैरेटिव रिसाइटल और ये था इंट्रोडक्टरी रिसाइटल। बात समझ में आ गया? अब उसके बाद देखो, नाउ दिस डीड विटनेसेस एज फॉलोज, आपको याद होगा। अब यहां देख लीजिए, इन कंसिडरेशन ऑफ द स्टेट ऑफ, है ना, इतना हैविंग अग्रीड टू एडवांस सम ऑफ दिस टू द कंपनी थ्रू अ बैंक। ये सारा कुछ यहां से शुरू क्या हो गया आपका? टर्म्स एंड कंडीशन। ये आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा। क्या करना है? घर पे पढ़ना है। पढ़ लोगे ना? और यहां से क्या स्टार्ट होता है? फॉर्मल पार्ट। क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ाने का फायदा नहीं है, उसका कारण ये है कि आप अपना लैंग्वेज भी ऑपरेटिव पार्ट में लिख सकते हैं। आपको सिर्फ उसमें से उठाना होता है कि कभी गारंटी और ये बैंक वैंक वाला आ गया तो जनरली उसमें लिखा क्या जाता है। लैंग्वेज आपका खुद भी चल सकता है। ये कौन सा पार्ट हो गया? फॉर्मल पार्ट। इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हियर टू हैव हियर अंडर साइन दिस डीड ऑन द डेट मेंशन्ड अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव सिग्नेचर्स। राइट साइड में दोनों का सिग्नेचर, लेफ्ट साइड में दोनों का विटनेस। अगर कोई पार्सल होता तो, पर पार्सल तो है ही नहीं। अच्छा, पार्सल बनाने का मन है, शेड्यूल बनाने का मन है तो बना लेना। शेड्यूल में दिखा देना कि वो जो टेंडर जीता वो टेंडर क्या चीज़ का था। नहीं समझे? आप चाहें तो अटैच कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना, छोड़ दो। आ जाओ भाई, बेलमेंट क्या होता है? बचपन से पढ़ा है। बेलमेंट भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है जिसमें क्या बोलते हैं? एक होता है बेलर और दूसरा होता है बेली। कहाँ पे? बेलर और बेली। बेलर अपना मूवेबल प्रॉपर्टी देता है। क्या देता है? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो देखो यहाँ लिखा ना, गुड्स। टिक लगाते चलना, देखो जितना टिक लगाओ उतना फायदा होगा। आपको याद होगा बेलमेंट मूवेबल प्रॉपर्टी में होता है ना? गुड्स देता है कि देखो भाई, लो तुम इसको यूज करो, जब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए तो इसको वापस कर देना। बेलमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, मालूम चला मैंने तुम्हें अपना रिस्ट वॉच दिया, ये बोल के कि जाओ एग्जाम देने जा रही हो, एग्जाम जब कंप्लीट हो जाए तो रिस्ट वॉच मुझे वापस कर देना, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें इस वॉच की जरूरत होगी। तो देखो कहाँ पे लिखा हुआ कि रिटर्न कर देना। व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न। तो इसको क्या बोलते हैं हम? बेलमेंट। तो क्या बेलमेंट परमानेंटली होता है या फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ओनली? क्या ये परमानेंट है या टेम्पररी है? ये टेम्पररी है। गुड्स कौन सा है इसमें? मूवेबल। गुड्स बोला तो मूवेबल, गुड्स बोला तो मूवेबल। गुड्स हमेशा मूवेबल ही तो होता है कि नहीं? देने वाले को क्या बोलते हैं? बेलर।
जिसको मिलता है उसको क्या बोलते हैं, बेली। अब मुफ्त में तो कोई देगा नहीं, अनलेस और अनटिल वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो। बाकी आपको याद होगा, अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है तो कंसिडरेशन नहीं होगा, बाकी जगह तो कंसिडरेशन होगा, याद रहेगा। चलो आ जाओ भाई, प्लेज क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। यहाँ भी क्या है, ये तो ऊपर भी मूवेबल प्रॉपर्टी था, यहाँ भी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। बस दोनों में डिफरेंस जरा बताओ तो क्या होता है। पहला डिफरेंस तो यहाँ है, बोलने वाल जो देगा उसको बोलेंगे पोनर, और जिसको मिलेगा उसको बोलेंगे पोनी। क्या बोलेंगे, पोनी, ठीक है, पोनर पोनी, है ना। अब ध्यान से सुनिए, पोनर कौन होता है बताओ, डेटर होता है। पोनी कौन होता है, क्रेडिटर होता है ना। तो ध्यान से सुनिए, क्रेडिटर ने लोन दिया और लोन के बदले डेटर ने क्या बोला कि आप मेरा मोबाइल रख लीजिए, अगर आपको मैंने लोन वापस नहीं किया तो मेरा मोबाइल बेच के पैसा निकाल लीजिएगा। चूंकि मोबाइल मोबाइल प्रॉपर्टी है, दैट बिकम्स द प्लेज, दैट बिकम्स द प्लेज। माना जाएगा कि डेटर ने अपने मोबाइल का क्या कर दिया, गिरवी, क्या कर दिया, गिरवी। अब बताओ तो डिफरेंस क्या होगा बेलमेंट और इसमें, प्लेज में। पहले दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, मूवेबल मूवेबल, पर दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि बेलमेंट में कोई लोन वोन हुआ हो, लेकिन प्लेज तो तभी होगा जब लोन वोन हुआ हो। दूसरा, बेलमेंट में क्या है कि जब ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए तो वापस कर देना है उसको, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर लोन वापस नहीं हुआ तो वो प्रॉपर्टी का ओनर भी बन सकता है, प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है कि नहीं। अच्छा, एक और सिमिलैरिटी है, बताओ तो क्या दोनों में सिमिलैरिटी, दोनों में ही मूल प्रॉपर्टी का पोजीशन जाएगा सामने वाले के हाथ में। बेलमेंट में भी पोजीशन दोगे तभी ना यूज़ करेगा, और प्लेज में भी तुमको मालूम है कि उठा के तुमको सामान देना पड़ता है, किसको, क्रेडिटर्स को। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस। याद रहेगा तुम लोग को दोनों के बीच का डिफरेंस। चलो हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो जल्दी। एग्रीमेंट जब भी ड्राफ्ट करना तो कुछ बातों का ध्यान रखना। पहले, एग्रीमेंट हमेशा लीगल और एनफोर्सेबल हो। भाई लीगल ड्राफ्टिंग करते हैं ना हम लोग, इलीगल ड्राफ्टिंग थोड़ी करेंगे। अगला, आप जो भी चीज़ लिखें उसमें इंटेंशन एकदम क्लियर होना चाहिए, जिससे कि बाद में कोई डाउट या कोई कंट्रोवर्सी ना हो। आपको याद है ना, हम लोग शुरू में पढ़े थे कि अच्छा ड्राफ्टमैन वही होता है जो क्लियर लिखे। अगला, एग्रीमेंट कभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कॉन्ट्रावीन करना नहीं चाहिए। एग्जाम में अगर कॉन्ट्रैक्ट का पूछ ले तो भी यही लिखना। अरे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों इंटरचेंजेबली यूज होता है ना, चाहे एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग करो चाहे कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग करो, बात बराबर है। उसके बाद याद रखना, एग्रीमेंट हमेशा 2 कॉपी बनाना, डुप्लीकेट मतलब 2 कॉपीज लिखो, जिससे सारे के सारे जो भी पार्टीज हैं उनको मिल जाए। अच्छा, 3 पार्टीज हैं तो 3 कॉपी, 4 पार्टी हैं तो 4 पार्टी, है ना। 4 पार्टी हैं तो 4 कॉपीज, सॉरी 4 पार्टीज हैं तो 4 कॉपी, मतलब जितने पार्टीज हैं उतने कॉपीज आपको बनाने चाहिए। अच्छा, ओपनिंग वर्ड क्या लिखोगे, एन एग्रीमेंट या दिस एग्रीमेंट। हम लोग जनरली कौन सा फॉलो करते हैं अपने लोग, दिस एग्रीमेंट। याद है, हम लोग अपना क्या फिक्स फॉर्मेट लेके चल रहे हैं, जैसे नहीं पता था दिस लीज डीड, तो हम लोग ऐसे एक ही पकड़ के चलोगे तब अच्छा रहेगा। जैसे दिस एग्रीमेंट मेड एट न्यू दिल्ली ऑन दिस डेट बिटवीन दिस। उसके बाद शुरू हो जाता है तुम्हारा रिसाइटल वेयर एज। रिसाइटल में अगर पैराग्राफ ऐड करना तो एंड वेयर एज। फिर नॉन ऑपरेटिव पार्ट खत्म होते हैं, ऑपरेटिव पार्ट, नाउ दिस डीड विटनेसेस एज फॉलोज। तो डीड नहीं लिखोगे, नाउ दिस एग्रीमेंट या नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट विटनेसेस एज फॉलोज। टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे लास्ट में, इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हियर टू हैव हियर अंडर साइन दिस डीड ऑन द डेट मेंशन्ड अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव सिग्नेचर्स। राइट साइड में दोनों पार्टी का साइन, लेफ्ट साइड में दोनों का विटनेस, लास्ट में पार्सल लग रहा है। तो कितना आसान है, का आसान सुनने में लगता है, जब लिखते हैं तो हम लोग को 2-2 घंटा लगता है ना। अगला, अच्छा एक बात बताइए, रजिस्ट्री की जरूरत कब पड़ेगी, बोलो। याद है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 100 या 100 से ज्यादा। जल्दी बताइए कौन सा एक्ट है, सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये है ना। अच्छा, स्टैम्प ड्यूटी पेबल होगा क्या, यस, एवरी इंस्ट्रूमेंट इज लाइबल टू स्टैम्प ड्यूटी। अगर आपको वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या बनता है, इंस्ट्रूमेंट, तो आपको इंडियन स्टैम्प एक्ट के हिसाब से क्या देना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी भी देना पड़ेगा। चलो भाई, एक डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखो भाई, डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट में तो भाई दिस डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट न्यू दिल्ली ऑन दिस डे बिटवीन, बताओ एक कौन है, देखो तो यहाँ पे डीलर, और दूसरा कौन है, एक मैन्युफैक्चरर कंपनी होगी, वो दे रही है डीलरशिप। वो क्या दे रही है, डीलरशिप। तो जल्दी देखो यहाँ पे, हाँ देखिए, अगर जब कंपनी होती है तो हम क्या लिखते हैं, कंपनी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, जैसे एबीसी लिमिटेड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस एट दिस प्लेस रिप्रेजेंटेड बाय इट्स कंपनी सेक्रेटरी, रिप्रेजेंटेड बाय इट्स कंपनी सेक्रेटरी। बात समझ में आ गया, क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है तो तुमको किसी का नाम तो लिखना पड़ेगा जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। हियर आफ्टर कॉल द कंपनी, और फिर वही बात,
द एक्सप्रेशन आर इंक्लूड द लीगल हायर रिप्रेजेंटेटिव्स, यही सब लिखा हुआ ना, ऑफ द वन पार्ट एंड एक पार्टनरशिप फर्म है मेसर्स ABC एंड कंपनी। अ पार्टनरशिप फर्म, ये बताना पड़ता है नेचर ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। अगर ये पार्टनरशिप फर्म है तो क्या लिखना पड़ेगा, अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म तो जरूरी नहीं कि किसी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, तो कंसिस्टिंग ऑफ मिस्टर ए, कंसिस्टिंग ऑफ मिस्टर बी, अब चूंकि AB है तो AB एंड कंपनी, है ना, AB एंड कंपनी, हैविंग एट बिजनेस प्लेस एट दिस प्लेस, है ना। आप चाहो तो इसमें भी लिख सकते हो, बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय मिस्टर ए पार्टनर ऑफ दिस फर्म ऑफ द अदर पार्ट। फिर लास्ट में एक लाइन, द पार्टी शैल इंक्लूड देयर लीगल हायर्स रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अपॉइंटेड असाइनीज, वो लिख दोगे, वो नीचे लिखा भी हुआ देख लो, ऑफ द अदर पार्ट। फिर यहां से क्या शुरू हुआ, रिसाइटल लिखा है, वेयर एज कंपनी क्या है, मैन्युफैक्चरर है, कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग शूज मान लीजिए, एंड वेयर एज कंपनी ने फर्म से उसको प्रपोजल मिला और कंपनी तैयार हो गई है कि हम उसको अपना क्या बनाएंगे, डीलर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डीलर। तो कंपनी है मैन्युफैक्चरर और फर्म है डीलर, डीलरशिप दे रहे हैं उसको, क्या दे रहे हैं, डीलरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। यहां से क्या शुरू हो गया, ऑपरेटिव पार्ट। बात समझ में आ गया। अब इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कितना खर्चा कौन देगा, क्या कमीशन होगा, क्या नहीं होगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं ये बोल के छोड़ देता हूँ, पढ़ना पड़ेगा, तो तुम लोग घर में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, ये पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में ना तुम फॉर्मेट तो लिख दोगे पर ऑपरेटिव पार्ट लिख नहीं पाओगे कुछ भी। अब तुम्हें मालूम है डीलरशिप कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या क्लॉजेज होते हैं, तो ये तो तुमको एक बार देखना पड़ेगा ना, ये कि ये सारे क्लॉजेज उसमें होते हैं। फिर लास्ट में वही इन विटनेस वेयर ऑफ वाला, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, यहां शेड्यूल जोड़ा है, कौन से प्रोडक्ट का दे रहे हो डीलरशिप, तो सारे प्रोडक्ट का नाम लिख देना। एक और शेड्यूल जोड़ सकते हो, किस किस एरिया के लिए डीलरशिप मिल रहा है, वो सारे एरिया का नाम लिख देना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहां स्कोप है क्या बनाने का, शेड्यूल एंड एनेक्सर्स। चलो अब आ जाओ MOU, सुना है MOU क्या होता है, सुनो इधर देखो। एक हो गया नॉर्मल ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये तो आपको याद होगा, ये इन्फोर्सेबल एट लॉ नहीं होता है, मालूम है आपको, सिर्फ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से थोड़ी होगा, इसमें आप 10 कंडीशन जोड़ोगे तब जाके बनेगा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इससे एक कदम आगे होता है MOU, लेकिन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट से एक कदम पीछे, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट से एक कदम पीछे। अब समझ में आया कैसे कैसे, पहले इसको लिखो। जो नॉर्मल ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है उससे एक कदम आगे, लेकिन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट से एक कदम पीछे। इसको लिख लो, लिख लो, ये बहुत जरूरी है, MOU बीच में आता है। तो नॉर्मल ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से एक कदम आगे और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट से एक कदम पीछे। अब इसका क्या मतलब है, सुनो। देखो, जैसे तुमने देखा होगा कि कभी कभी ना लोग बराबरी के लोग होते हैं, और जब बराबरी के लोग होते हैं तो लीगली बाइंड नहीं कर सकते एक दूसरे को। जैसे ICSI का MOU है इग्नू के साथ। अब बोलोगे सर इस दोनों में बड़ा कौन है, तो कोई बड़ा नहीं है। अब देखिए ICSI भाई CS रेगुलेटर है, CS प्रोफेशन का रेगुलेटर है, और इग्नू डिस्टेंस लर्निंग में एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, मालूम है तुम्हें। और एशिया का नहीं, शायद ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, वो वर्ल्ड का है ना, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। वो होगा ही, भारत में इतना पॉपुलेशन है कि पॉपुलेशन के चक्कर में ही वर्ल्ड के नंबर 1 हो जाते हैं, है कि नहीं। अरे काम तो क्या कर रहा है, डिस्टेंस लर्निंग करा रहा ना, क्या बोलते हैं, ओपन लर्निंग, ओपन लर्निंग। अरे बाप रे, इग्नू गए हो कभी, इग्नू तुम गए हो, इग्नू मैदानगढ़ी में ना इग्नू, और कभी इग्नू तुम लोग नहीं गए, कभी सुना नहीं इग्नू, आपको मालूम नहीं इग्नू के साथ ICSI का MOU है, बताया था तुम लोग को। अगर आप CS एग्जीक्यूटिव पास हैं तो एक ही साल में BCom, अगर आप CS प्रोफेशनल पास हैं तो एक ही साल में MCom, सिर्फ 4 पेपर पास करना होता है। यही तो मैंने किया है, यही BCom किया है, यही MCom किया मैंने। अब बताइए ICSI कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा नहीं इग्नू के साथ, जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लीगली बाइंड हो जाएगा एक दूसरे के लिए दोनों। तो ये दोनों बस इन लोग का अपना एक अंडरस्टैंडिंग, हाँ ये है कि राइटिंग में, हाँ मतलब ओरल भी नहीं है, नहीं समझे। नॉर्मल का मतलब यहाँ पे क्या है कि ओरल कर दिया, अब ओरल कर दिया तो मरहा महा घटिया हो गया, तो कोई भी मुकर जाएगा, नहीं समझे। ओरल का मतलब तो क्या, हाथ मिला लिया, हाँ हम दोनों कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो ये तो हो गया ओरल, कभी भी कोई भी मुकर जाएगा।
आईसीएसआई मुकर जाएगा, कभी इग्नू मुकर जाएगा, कौन क्या करेगा। मालूम चला सीएस इंस्टीट्यूट का बच्चा वहाँ एडमिशन लेने के लिए गया, 2 महीने पर तीसरे महीने में निकाल दिया इग्नू उसको। तो ओरल का तो कुछ नहीं कह सकते ना, तो ओरल से एक कदम आगे है, क्योंकि ये राइटिंग में है। एमओयू हमेशा किस में है, राइटिंग में है। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है भाई, कोई ऐसा नहीं कि मतलब आईसीएसआई कोई बाइंड अब कैसे करेगा। आईसीएसआई अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कंसिडरेशन होना चाहिए, क्या कंसिडरेशन लेगा एक दूसरे से दोनों। अब कौन बड़ा कौन छोटा है इसमें, ये बस आपसी बातचीत है, राइटिंग में है बस। तो एमओयू क्या हो गया, एक ओरल एग्रीमेंट से एक कदम आगे, लेकिन जो नॉर्मल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे एक कदम पीछे। मतलब ज़्यादा ये मतलब बहुत कम भी फॉर्मल नहीं है और बहुत ज़्यादा भी फॉर्मल नहीं है। आज अगर इग्नू का मन करे कि नहीं अब हम नहीं चलाएंगे ये कोर्स, तो फिर बंद, मतलब अंडरस्टैंडिंग टूट गया और क्या हो। तो क्या आईसीएसआई केस कर पाएगा उसके ऊपर ना। आज आईसीएसआई बोल दे कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, खैर आईसीएसआई तो बोलेगा ही नहीं। आईसीएसआई तो इस बात का प्रचार प्रसार करता है कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, हम आपको ये बेनिफिट देंगे। बहुत बच्चा मेरे से पूछता भी है जब मैं बताता हूँ ना बीकॉम एमकॉम के बारे में, सर बीकॉम छोड़ दूँ। मैंने कहा तुम सीएस बनोगे पक्का है ना, एग्जीक्यूटिव पास करोगे पक्का है, प्रोफेशनल पास करोगे पक्का है। अगर पक्का है तो तुम अपना नॉर्मल बीकॉम छोड़ दो और ये वाला कर लेना। मैं कभी किसी बच्चे को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि बीकॉम तुम छोड़ो, बीकॉम दो, क्योंकि बीकॉम पक्का है कि होगा, लेकिन सीएस में बहुत बार मामला बिगड़ जाता है। हाँ, कोई स्टार्ट नहीं किए बार, अब कोई बच्चा बोलता है कि सर ये बड़ा अच्छा लग रहा है, 1 साल में बीकॉम 1 साल में एमकॉम, छोड़ दे रहा हूँ डीयू को। मैं छोड़ो और मत, चलने दो, क्या पता उधर तुम 3 साल, अब 3 साल है 4 साल है बीकॉम, नहीं सुना 4 साल है बीकॉम, पता नहीं किसी ने मुझे बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4 साल हो गया है। नहीं साधु 11th से शुरू हो जाता है कि 10th से शुरू हो जाता है, ऐसा वाला कुछ कहानी है, कुछ आया है। हाँ क्या, हाँ कुछ है ऐसा है, 4 साल का है लेकिन वो 10th से शुरू करते हैं, कुछ ऐसा कहानी है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आए हुए 2-3 साल हो चुका है, लेकिन हालात देखो तुम लोग हैं, लोगों को नहीं पता है। नहीं स्कूल में चलने लगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रहा है स्कूल। अब हम लोग स्कूल से निकल गए ना, तो हम लोग को मालूम क्या चलेगा। हाँ हम लोग को आईसीएसआई न्यू सिलेबस पता होता है ये ना, हम तो नॉर्मल में है नहीं ना, एकेडमिक कोर्स में तो रहे नहीं। अब आगे प्रोफेशनल में तुम लोग से भी कोई बच्चा पूछे तो उसको भी सजेस्ट करो कि नहीं भाई बीकॉम कहीं से करना है तो करिए। हाँ ये है कि बीकॉम 3 साल का शुरू किया, इधर एग्जीक्यूटिव पास करके 6 महीने, तो फिर तुम उसको छोड़ के 1 ही साल में बीकॉम कर लो। अरे एग्जीक्यूटिव पास होने के बाद ना 1 साल का है। एक्चुअली क्या करते हैं लोग, एग्जीक्यूटिव का सारा मार्क्स जोड़ते हैं वहाँ, प्रोफेशनल का सारा मार्क्स जोड़ते हैं वहाँ, तो उसमें भी दिक्कत हो सकता है। अगर मालूम चला तुम नॉर्मल बीकॉम करते तो खूब बनाते 80-80 मार्क्स लाते, तो एवरेज तुम्हारा 80% आता, और यहाँ से सीएस का मार्क्स उठाएगा, सीएस का मार्क्स 42, 51, 53, 55, तो ओवरऑल परसेंटेज तो उसका डाउन रहेगा। मेरा क्या था कि एक सीएस एग्जीक्यूटिव जो सीएस इंटर होता था मेरे ज़माने में, सब में हमको 70, 70, 60, 70, 70, 70 ऐसे मार्क्स था मेरा, तो मेरा एवरेज निकल गया 70, तो मैं फर्स्ट डिवीजन हो गया बीकॉम में, है ना। ऐसे ही एमकॉम में भी फर्स्ट डिवीजन हो गया, प्रोफेशनल में भी सिर्फ टैक्सी में तो मेरा कम आया था, बाकी सब में 60-70 आ ही गया था। तो उसकी वजह से मेरा एमकॉम में भी क्या आ गया, एवरेज क्या आ गया, फर्स्ट डिवीजन आ गया। लेकिन कोई बच्चा यहाँ सीएस पास किया 51, 51, 51, 51 तो उसको उधर एवरेज क्या आएगा, 51 जैसा ही तो कुछ आएगा। 4 पेपर में कितना 100 थोड़ी ले आएगा उधर वो। इग्नू कहाँ मार्क्स देता है, इग्नू भी मार्क्स नहीं देता है, एक दिक्कत है। तो ये सब कहानी है। एमओयू तुम्हें समझ में आ गया आप जनरली कि एमओयू होता क्या है, मतलब ओरल से एक कदम आगे लेकिन पूरा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट से एक कदम पीछे, कोई लीगल बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है। तो 2 लाइन का जरा पढ़ो तो एक बार। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, ये यस, म्यूचुअल कंसर्न। दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से लीगली बाइंड होना चाहते नहीं। कोई दिक्कत, चलिए आगे।